हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। एंड उम्मीद है आप सब गर्मी को मेरी तरह ही झेल पा रहे होंगे। जो लोग गर्मी की वजह से सरवाइव कर चुके हैं उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो लोग बीमार पड़ गए हैं उनके लिए गॉड ब्लेस यू बेबीज़। जल्दी ठीक हो जाओगे आप लोग। एंड कुछ लोगों को मैं बेबी नहीं बोल सकती क्योंकि उनके ज़्यादा है, तो स्वीट हाइट ये भी चल जाएगा ना। पर खैर छोड़ो, हाल चाल पूछना मेरा कर्तव्य भी है और मुझे अच्छा भी लगता है। एंड आज मेरे साथ बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं जिसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो जिन लोगों को मेरी लाइफ के बारे में जानने की तुल मची रहती है, जो मेरी तरह दूसरों की ज़िंदगी में उंगली करने में इंटरेस्टेड है, वो लोग रोक सकते हैं। बाकी लोग कहानी के ख़त्म होते ही भाग सकते हैं। तो कहानी के एंड में बताती हूँ कि आखिर क्या पंगा हुआ था। चलो तो फिर आज की इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जो कि है लास्ट एपिसोड। हाँ, लास्ट एपिसोड, क्योंकि मैंने पहले ही कहा था ये स्टोरी बहुत छोटी सी है, बहुत क्यूट सी है, बहुत प्यारी है और ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तो चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ इसको ख़त्म किया था। विंग और वांग जी अब सामने बैठे हुए थे लां सिचन के। लां सिचन जिसके फेस पर एक छोटी सी स्माइल थी। वो स्माइल भी ना विंग को ऐसा लग रहा था जैसे बहुत कुछ कह रही हो उससे कि तुमने मेरे भाई का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। ऐसा उसे महसूस हो रहा था, क्योंकि जब कोई आपसे प्यार से बात करता है या फिर नहीं भी करता तो आपको एक गेस्चर देता है। उसकी नज़रों में ही लिखा होता है जो वो कहना चाह रहा होता है, महसूस हो जाता है। तो वो विंग को महसूस हो रहा था कि सिचन उससे कुछ तो कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पा रहा है। तो विंग वांग जी की तरफ देखकर कहता है, मुझे कुछ चाहिए। वांग जी अचानक विंग के सवाल पर उससे पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? विंग कहता है, मुझे बहुत बहुत प्यास लगी है पर मैं ठंडा पानी नहीं पी सकता। हमारे यहाँ तो ठंडा पानी नहीं होता है। यहाँ का नॉर्मल सादा पानी भी जो है वो बहुत ठंडा है। अगर आप गर्म करना है तो। विंग ऐसा बोलकर अपनी आंखें झुका लेता है, क्योंकि उसकी आंट ने उसे पहले ही बोला था कि अपने हस्बैंड से काम मत कराना, कि जा करके हुक्म चलाने लगो, उसके ऊपर जाके खुद काम करना। पर विंग ने तो रिक्वेस्ट कर दी थी। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं लेकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला भी गया। वांग जी जब किचन में था तब विंग लां सिचन की तरफ बस देख रहा था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। जैसे सिचन समझ गया था कि विंग पूछना चाहता है कुछ, तो लां सिचन खुद कहता है, वी वुशन। विंग कहता है, जी क्या आपको कुछ कहना है? लां सिचन कहता है, विगोंगसा, हमारे इस कबीले में बहुत सारे नियम हैं। जितना ये छोटा कबीला है उतने ही ज़्यादा यहाँ नियम हैं। आपको वो सारे नियम मानने की ज़रूरत तो नहीं है, पर मैं आपसे विनती करूँगा कि आप शिशु के सामने कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा जिसकी वजह से आपको सज़ा मिले। बाकी आप जब तक जिंगशे में हैं और जिंगशे के बाहर के कुछ इलाके में हैं, या कह सकते हैं आप हानशी के पास है। विंग पूछता है, हानशी? विंग की गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, जैसे एक बच्चा सवाल पूछता है ना, वैसे। हानशी? सिचन कहता है, सामने जो दूर मेरा एक क्वार्टर दिख रहा है वो हानशी है, जिसमें मैं रहता हूँ। अब वहाँ तक बिना किसी नियम के, बिना किसी बंदिशों के रह सकते हैं, और उसके बाद से आपको नियम मानने होंगे। अब बिना नियमों को माने नहीं जा सकते। अगर आपने ऐसा किया तो शिशु आपको सज़ा दे सकते हैं, और इसके लिए आप शिकायत भी नहीं कर सकते। विंग अपना सर हाँ में नोट करता है। वांग जी ने उसे सुबह ही कहा था कि वो जिंगशे के अंदर कुछ भी कर सकता है। वो नियमों को ना भी माने तो चलेगा, कुछ नियमों को तोड़ सकता है, लेकिन जिंगशे के बाहर उसे मानना होगा। पर सिचन ने कहा है कि वो हानशी तक किसी भी नियम को नहीं माने, लेकिन उसके बाद उसे नियमों को फॉलो करना होगा। और अंकल के सामने आते ही उसे एकदम सतर्क हो जाना है, कोई भी नियम नहीं तोड़ना है। विंग समझ गया था। वो अपना सर हाँ में हिला रहा था बार बार, जिसे देखकर सिचन को बहुत क्यूट लगा विंग। लेकिन वो अपनी हद जानते हैं। उन्होंने कभी अपने भाई को गले नहीं लगाया, तो विंग को उसके गालों से स्क्वीज़ करना तो बहुत दूर की बात थी। जो उनके दिमाग में ख्याल आया था उसे वो वहीं दबा देते हैं। उनका इरादा कुछ गलत करने का नहीं था, बस उन्हें भी विंग जो है ना क्यूट लगा, पर वो कुछ नहीं कह पाए इस बारे में। फाइनली सिचन वांग जो विंग से बात करने के बाद उन्हें समझाने के बाद कुछ चीज़ें और चले गए थे वहाँ से।
क्योंकि विंग का अभी भी जो फॉरहेड रिबन सेरेमनी है वो होना बाकी था और इसके लिए उसे नियमों को जानना ज़रूरी था। तो विंग को नियम बताने के बाद में वो जहाँ से चले गए थे। विंग अब वहाँ पे अकेला था। उसे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी क्योंकि यहाँ पे गर्मियों के मौसम में भी बर्फ़ जमी रहती है। जहाँ पर यूनमक में कल तक वो इतने गर्म मौसम में था, अचानक आज इतने ठंडे मौसम में है जहाँ पर उसके दांत भी बज रहे हैं। अचानक बदले हुए मौसम ने इतनी ज़्यादा पकड़ बना ली विंग के ऊपर कि विंग जो अपने आप को जकड़ लेता है और वांग जी से कहता है, सुनिए। वांग जी कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, मुझे बहुत ठंड लग रही है, यहाँ का मौसम बहुत ठंडा है, हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं होती। वांग जी विंग को बस देख रहा था या कहो प्यार से निहार रहा था। वांग जी विंग के लिए कुछ और ब्लैंकेट लेकर आता है अपने भाई के घर से, क्योंकि वांग जी को तो कभी इतनी ठंड लगी नहीं। और ऊपर से यहाँ के लोग लेयर्स में कपड़े पहनते हैं, शायद इसलिए यहाँ के लोगों को ठंड नहीं लगती। और विंग ने इतने लेयर्स में कपड़े नहीं पहने हुए हैं, वो बस हल्के फुल्के कुछ लेयर में कपड़े पहने हुए था, इसलिए और ऐसा हो रहा था शायद। फिर वांग जी विंग को और सारे जो ब्लैंकेट लाया था उनसे से ढक देता है। अब विंग पूरा का पूरा एक पांडा दिख रहा था उन कंबलों से ढका हुआ। वांग जी विंग को देखकर हंस गया। विंग कहता है, आपको पता है आंटियों ने कहा था कि आप मुस्कुराते भी नहीं हैं, पर आपको मैंने कल से देखा है, आप तो एकदम हम लोगों की तरह हैं, मुस्कुराते भी हैं। वांग जी विंग के पास वहीं बैठ गया। उसके कंबल के अंदर उसने अपने हाथों को डाल लिया और अपने ठंडे ठंडे हाथों से उसने विंग के हाथों को गर्म करना चालू किया। वो उसके हाथों को रब कर रहा था अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर। विंग को ये अच्छा लगा। विंग कहता है, आप तो और भी ज़्यादा अच्छे हैं, आंटियों ने कभी नहीं कहा था कि आप मेरा ऐसे ख्याल रखेंगे। फिर विंग उदास हो गया। वांग जी विंग को देखकर उसके हाथों को थोड़ा और जेंटल वे में पकड़ के कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, आपको पता है जब मुझे यूनमक में कभी ठंड लगती थी तब किसी ने मेरे ऐसे हाथ पकड़ के गर्म नहीं किया। सिज्जे मेरा ख्याल रखती थी, गरम गरम लोटस रिप सूप पिलाती थी, मुझे बहुत सारे कंबलों से ढक दिया करती थी और सर पे हाथ फेर के प्यार से कहती थी कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। पर कभी किसी ने इतनी अच्छे से केयर नहीं की। आप बहुत अच्छे हैं। विंग ने अपनी आंखों को धीरे से उठाकर वांग जी को देखा। वांग जी के गाल तो गुलाबी हो चुके थे। वो कहता है, शुक्रिया। वांग जी को अच्छा लगा क्योंकि उसकी तारीफ़ सच में किसी ने कभी नहीं की है और विंग ने अब तक कई बार वांग जी की तारीफ़ करती है, इसलिए वांग जी को अच्छा लग रहा था। दिन को ही यूं ही गुजर गया, जहाँ पर उन दोनों ने खाना बनाया फिर खाया। और वांग जी ने कोशिश की कि वो विंग से पूछ सके कि उसे किस तरीके का खाना पसंद है। विंग ने कहा कि उसे तो मीट खाना पसंद है, पर यहाँ पे ना तो वो मछली बना सकते हैं ना कोई और जानवर को मार सकते हैं। तो विंग इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता है और वो फोर्स नहीं करेगा, पर उसने कहा कि उसे कम से कम मिर्चियाँ डाल दें उसमें खाने में। वांग जी के घर में जितनी मिर्ची थी ना, विंग ने सारी डलवा दी थी अपने खाने में और वांग जी ने उसके खाने में मिर्ची का एक टुकड़ा भी नहीं डाला था। सारी मिर्चियाँ विंग के खाने में थी। वेजिटेबल्स में इतनी सारी मिर्चियाँ और बहुत सारी मिर्ची उसने चावल में भी डाली थी। पर वांग जी के लिए बहुत सारी थी, लेकिन विंग के लिए ये कुछ भी नहीं था। विंग कहता है, ये तो बहुत कम है। लान वांग जी कहता है, तुम इससे ज़्यादा तीखा खाते हो। विंग कहता है, हमारे यहाँ बहुत तीखा खाते हैं। हो सकता है इतनी मिर्ची लगेगी आपको कि आप बस सुरसुराते घूमोगे। सुरसुराते घूमूंगा? विंग फिर से कहता है, अरे वैसे ऐसे करके घूमेंगे आप। वांग जी फिर एक बार हंस पड़ा। वांग जी को पता है सुरसुराने का मतलब होता क्या है, पर विंग जिस तरीके से उसे एक्सप्लेन करता है ना, वो वांग जी को पसंद है, इसलिए वांग जी ने सवाल पूछा। हालांकि ये उसके नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, पर उसे अच्छा लगता है विंग के साथ, और वो भी कोई नियम अब नहीं मानना चाहता। जिंगशी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं। जहाँ तक उसे उसके माता पिता का रिश्ता याद है, वो भी इतना ही प्यारा और मिठास भरा हुआ करता था। जहाँ वो दोनों बस बैठ के साथ में एक साथ खाना खाते थे, तब बहुत सारी बातें किया करते थे। उन दोनों के घर में आने पर कोई नियम नहीं माना जाता था और बाहर सारे नियम लागू होते थे। और यही चीज़ शायद चिरन को नहीं पसंद थी, इसलिए तो वो उसकी माँ को पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसकी माँ के आने के बाद से ही
नियमों का उल्लंघन होने लगा था। पर वांग जी इन चीज़ों को भूल चुका है। धुंधली यादें हैं ये, जिसके दिमाग में है, धुंधले चेहरे उसे याद हैं, बस उसे ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद है। तो वो अपनी ज़िंदगी भी खुशनुमा चाहता है। उसकी केयर करने वाला कोई है और वो भी इस इंसान का ख्याल रखेगा। वांग जी बस विंग को देखता है फिर और कहता है, कल मैं तुम्हारे लिए चिली ऑयल और बहुत सारी मिर्चियाँ लेकर आ जाऊँगा। हम हमारे घर के पीछे भी बहुत सारी मिर्ची उगा सकते हैं। विंग कहता है, यहाँ कैसे मिर्चियाँ उगाएंगे? जहाँ तक मुझे पता है मिर्चियों के लिए तो थोड़ी सी धूप की ज़रूरत होती है। इतनी सर्दी में बर्फ़ में मिर्चियाँ कैसे उगाई जा सकती हैं? वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, हम पहाड़ों पर चलेंगे। पहाड़ों पर जहाँ बर्फ़ नहीं है वहाँ हम अपने पौधे लगाएंगे। विंग कहता है, हम ऐसा तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वांग जी पूछता है, क्यों? विंग कहता है, अगर हमने वहाँ की तो कोई हमारी मिर्चियाँ चुरा कर ले जाएगा, फिर हम क्या खाएंगे? हम तो भूखे रह जाएंगे। वांग जी विंग की तरफ देखकर फिर एक बार मुस्कुरा जाता है। क्या विंग को नहीं पता कि यहाँ पर चोरी करना मना है? वांग जी कहता है, कोई नहीं चुराएगा। विंग कहता है, आप ना बहुत ज़्यादा भोले हैं, आपको नहीं पता चोर जो होता है वो कुछ भी चुरा लेता है। एक बार तो किसी ने मेरा बनाया हुआ लोटस रिप सूप चुरा लिया था। मैं सबको सर्व करने वाला था और मेरा चुरा करके सूप कोई भाग गया, फिर मैं किसी को सर्व ही नहीं कर पाया। कुछ भी चुरा सकते हैं। वांग जी बस हंस पड़ा, क्योंकि जितना उसे लगता है विंग का सूप शायद किसी और ने ही चुराया होगा, पर वो इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचता। एंड देन वो लोग अपना खाना खाते हैं। विंग को वो फूड थोड़ा ठीक लगता है, क्योंकि पिछली बार जो उसने खाया था लान सेट का खाना वो बहुत ख़तरनाक था। लान कबीले का खाना जो उसने पिछली बार खाया था उसमें बिल्कुल स्वाद नहीं था, पर इस वाले में थोड़ा स्वाद था, क्योंकि थोड़ा सा तेल इसमें डाला गया था, पर वो तेल विंग के खाने के मुकाबले बहुत कम था। और उसमें जो मिर्चियाँ डाली गई थी वो तो और भी कम थी, पर ठीक है, उसके लिए फ़िलहाल के लिए ठीक था ये। इसके बाद शाम के वक्त विंग आसमान को देखता है। आसमान में अंधेरा छा चुका था। अंधेरे के बीच में काफ़ी सारे तारे टिमटिमा रहे थे और आधा चांद नज़र आ रहा था। उस आधे चांद को विंग देख रहा था बहुत ही गौर से। वांग जी विंग के पीछे खड़ा हुआ था। विंग जो सामने ऊपर देखता है और धीरे से कहता है, माँ, पापा, मैं खुश हूँ, आप भी खुश हो ना? वांग जी विंग की तरफ अचानक से देखता है। विंग फिर पीछे मुड़कर वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी दूसरी उंगली से ऊपर उठाकर दो चमकते हुए तारों की तरफ दिखाकर कहता है, आपको पता है, सच्ची कहती है, वो दोनों मेरे माँ और बाबा हैं। वो मुझे ऊपर से देखते हैं। ऊपर से देख के वो मेरी ज़िंदगी के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी लेते हैं। मैं खुश हूँ या दुखी हूँ, इसलिए मैं इनके सामने देखकर हमेशा मुस्कुराता हूँ और बोलता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्या आप खुश हैं? वांग जी विंग को बस देखता रहता है। फिर वो विंग के हाथ को पकड़ के और अपने दूसरे हाथ से दूसरी तरफ इशारा करके बोलता है, तो फिर वो दो चमकते तारे मेरे माँ बाबा होंगे। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग की हाइट वांग जी से कम थी, तो विंग अपने गर्दन को उठाकर वांग जी को देख रहा था। वांग जी भी विंग को देख रहा था। इसके बाद वो दोनों वापस आ गए जिंगशी में, क्योंकि ठंड बढ़ रही थी। जिंगशी का दरवाज़ा बंद होते ही अंदर जैसे गर्माहट छा गई थी, क्योंकि अंदर का माहौल थोड़ा अलग हो गया था। वांग जी और विंग एक ही बिस्तर पर थे। ये दूसरा दिन था जब वो लोग एक ही बिस्तर पर होंगे, पर आज की बात अलग थी। पिछली बार विंग अपने घर पर था और वांग जी अपने बेड पर नहीं था, पर आज वो दोनों एक अलग जगह पर हैं। वांग जी अपने घर में अपने बेड पर है और विंग अपने हस्बैंड के बेड पर। तो बात थोड़ी अलग हो गई थी थोड़ी, और इसमें बदलाव हो गया था। विंग वांग जी की तरफ नहीं देख रहा था, पर वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग अचानक से कहता है, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? वांग जी विंग को बस देखता रहता है। फिर वो विंग को अपनी तरफ मोड़ता है और उसे पूछता है, तुम इतनी देर से मुझे आप क्यों कह रहे हो? क्या ये कोई नियम है तुम्हारे कबीले का, जहाँ पर दो लोग एक दूसरे को शादी के बाद आप कह के बुलाते हैं? विंग कहता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो तो मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ और मैं आपका वाइफ हूँ ना, इसलिए। आंट ने कहा था रिस्पेक्ट देने के लिए आप कहा जाता है। वांग जी कुछ देर सोचने के बाद कहता है, ओह, तो फिर मुझे भी आपको आप कह के बुलाना चाहिए ना। विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत करना, मुझे तो हेवन पनिश करेगा इसके लिए फिर। वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है, आंटियों ने कहा था जो मिकास होते हैं वो अपने अल्फाज को कभी नामने के लिए नहीं बुलाते, और उनको तुम कह के तो बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। हेवन उन्हें पनिश करता है, पर अल्फाज वो ओमेगास को तू कह के बुलाते हैं। वो उनका नाम भी ले सकते हैं। और वांग जिविंग को देखता है, जो विंग चुप हो गया था, वांग जिविंग के हाथ को धीरे से छूता है, जिसकी वजह से विंग थोड़ा रिलैक्स हो गया। वांग जी पूछता है, और क्या? विंग कहता है, और विंग थोड़ा झिझक रहा था। वांग जी को ये नज़र आया तो वो दोबारा पूछता है, और क्या विंग? विंग कहता है, अगर मैंने और बता दिया तो आप वो सब मेरे साथ करोगे तो नहीं ना? वांग जी विंग की तरफ कन्फ्यूज़न में देखता है और कहता है, कौन सी चीज़? विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊँगा। अगर मैंने बताया फिर आपने वो सब मेरे साथ किया तो मैं कैसे बचूँगा? और या तो मुझे कोई बचाने के लिए भी नहीं आएगा। और आंटियों ने कहा था कि चिल्लाना नहीं है, चुप रहना है, एकदम चुप। वांग जी कन्फ्यूज़ था। वो पूछता है, ऐसा क्या होता है जिससे तुम चिल्लाओगे और तुम्हें कोई बचाने भी नहीं आएगा? विंग कहता है, हाँ, क्योंकि मैं अब आपका। फिर एक बार विंग चुप हो गया था। वांग जी को अधूरे अधूरे जो शब्द हैं, अधूरे अधूरे जो सेंटेंसेस हैं ना, वो पसंद नहीं आ रहे थे। तो वो कहता है, अगर तुमने पूरी बात नहीं कही तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा और मैं नाराज़ हो जाऊँगा। वांग जी अपना मुंह मोड़ लेता है। उसे खुद के ऊपर हंसी आ रही थी। उसने अपने 17 सालों की ज़िंदगी में ऐसी हरकत कभी नहीं की है जो वो अब कर रहा है, लेकिन ये अच्छा है। उसे अच्छा लग रहा है किसी के साथ अपने दिल की सारी बातें कह देने में और उसकी सारी बातें जान लेने में, उसके साथ बच्चा बनने में और उसे अपने साथ बच्चा बना के रखने में। एक अलग ही मज़ा आ रहा है उसे। वांग जी को जब देखता है विंग कि वो नाराज़ हो रहा है उसका हस्बैंड, तो विंग अपनी आंखें झुकाकर कहता है, आप नाराज़ मत होइए, मैं कह रहा था, और आप मेरे अल्फ़ा हैं तो कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और तुम मेरे ओमेगा हो, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है। अगर तुम भी मेरे साथ कुछ करोगे तो मुझे भी बचाने कोई नहीं आएगा। विंग हंसकर कहता है, ऐसा थोड़ी होता है, ओमेगा भला अपने अल्फ़ा के साथ क्यों कुछ गलत करेगा? वो कुछ नहीं गलत करते। वांग जी कहता है, अगर एक अल्फ़ा उसे ये छूट दे तब भी नहीं। विंग अब वांग जी की आंखों में देखकर कहता है, क्या सच में एक अल्फ़ा ओमेगा को इतनी छूट देता है? मैंने नहीं देखा था। और आंटियों ने वांग जी विंग के होठों पर अपनी फिंगर रख देता है, जिसकी वजह से ना विंग और वांग जी दोनों ही हैरान हो गए थे, क्योंकि वांग जी ने एक्शन किया था विंग को चुप कराने के लिए, पर उसने जब विंग के होठों को छुआ ना, उसकी बॉडी में एक अलग सेंसेशन हुई। वो गरम गरम एहसास विंग के होठों को छूने के बाद वांग जी को जो हुआ वो बहुत अलग था, पर बहुत स्वीट सा एक एहसास था। मीठी मीठी से एक उमंग उसके बदन में जैसे उमड़ रही थी। एक अलग सी तरंग उसकी बॉडी में एकदम घूम गई थी, ऐसा उसे लगा। पर ये बहुत मीठा मीठा सा था। विंग के साथ भी यही हुआ। विंग के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। वांग जी विंग के होठों से अपनी उंगली को हटाता है और कहता है, माफ़ करना। विंग कहता है, माफ़ी मत मांगिए आप। मैडम यूँ कहती है। विंग की बात कंप्लीट होने से पहले वांग जी कहता है, मैं यही कह रहा था, तुमसे जो भी मैडम यू ने कहा है उसे भूल जाओ। आपसे बस तुम वो करना जो तुम्हें ठीक लगता है, क्योंकि मैं वैसा इंसान बिल्कुल नहीं हूँ जैसे तुम्हारी आंट यू ने तुम्हें बताया है। तुमने देखा ना। विंग कुछ देर सोचने के बाद कहता है, हाँ ये तो है, आंटी ने जो भी कुछ कहा था, आप वैसे तो बिल्कुल भी नहीं हो, आप तो बिल्कुल अलग हो और बहुत अच्छे हो। मुझे तो ऐसा लगता है मेरी किस्मत चमक गई है। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, ऐसा मुझे लगता है विंग। फिर वांग जी कहता है,
अच्छा चलो, अब जब तुम्हारी आंटियों की कोई बात माननी ही नहीं है तो अब से तुम मुझे तुम कह के बुलाओगे। विंग कहता है नहीं तो ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसे कैसे बुला सकता हूँ। वांग जी विंग को पकड़ कर कहता है मैंने कहा है ना तो तुम्हें बुलाना पड़ेगा। विंग कहता है क्या मैं सच में आपको वो कह के बुला सकता हूँ। वो क्या वो, कहो, मैंने तुमसे कहा ना तुम कह के बुलाओ तो तुम मुझसे तुम कहो। विंग कहता है बहुत अजीब लगेगा ना, हमेशा मैंने आपको शुरुआत से आप कहा है। वांग जी कहता है हमें मिले हुए कितना ही समय हुआ है विंग, जो तुमने मुझे शुरुआत से तुम कहा आप कहा है, हम तो कल ही मिले थे ना, तो तुम मुझे आज तो तुम कह ही सकते हो, चलो बोल के दिखाओ। विंग जो बस वांग जी की तरफ देख रहा था एकदम भीगी बिल्ली बनकर, पर वांग जी कहता है बोलो। विंग कहता है अपनी आंखें बंद कर लेता है वो टाइटली, इतने ज़ोर से ना कि बस क्या ही पूछे। वो अपनी सांसें भी रोक लेता है, अपनी मुट्ठियों से वो बेड की जो चादर थी उसे बहुत टाइटली पकड़ते हुए अपने होठों को काट लेता है, अपने दांतों को थोड़ा सा किसकिसाते हुए डरते हुए बोलता है तुम। वांग जी विंग को देखता है और वो हंस पड़ता है। वांग जी की वो हंसी सुनकर विंग अपनी आंखें खोलकर वांग जी को देखता है। वांग जी जो हंस रहा था हंसते हुए कहता है बस इतना सा कहने में तुम्हें इतनी घबराहट हो रही थी। विंग कहता है हाँ तो होती है घबराहट, अलग चीज़ है ना। पर विंग अब शर्मा रहा था, उसने अपनी आंखों को भी झुका लिया था और अपने सर को दूसरी तरफ मोड़ लिया था। वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग के चेहरे को वो ज़बरदस्ती अपनी तरफ मोड़ कर कहता है क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहता है इतना भी नहीं पता आपको कि मुझे शर्म आ रही है। ऐसा बोलकर विंग अपने दोनों हाथों के बीच अपने फेस को छिपा लेता है। विंग इतना क्यूट ही पाया था ना, वांग जी रहा नहीं गया उससे, पता नहीं उसे क्या हुआ, पर वांग जी विंग को गले लगा लेता है। विंग भी वांग जी को उसी तरीके से हक कर लेता है। उन्होंने एक दूसरे को बहुत टाइटली नहीं होल्ड किया हुआ था, हल्के हल्के हाथ से पकड़ा हुआ था और उनके बॉडी के बीच में बहुत बड़ा एक गैप था। ऐसा कहो उन्होंने बस ऐसे एक दूसरे को हल्का सा हक किया हुआ था। विंग अपने जो सर है उसे वांग जी के शोल्डर पे हल्का सा लीन कर देता है, पर अभी भी उन दोनों की बॉडी में कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था। विंग कहता है आपको। वांग जी कहता है विंग तुरंत कहता है माफ़ करना तुम क्या तुम सच में कल बाजार जाकर मेरे लिए चिली ऑयल और बहुत सारी मिर्चियाँ लाओगे। वांग जी कहता है बिल्कुल, वैसे भी अब तो मेरी ज़िंदगी में सिर्फ तुम हो और तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मैं हूँ। और हाँ, एक बात याद रखना, जब हम लोग जिंगशे में हैं तब तुम मुझे सिर्फ लंजा कह के बुलाना। विंग अचानक से वांग जी से दूर होकर कहता है बिल्कुल भी नहीं, ये तो आपका। वांग जी कहता है घूरते हुए क्या कहा। विंग तुरंत अपने आप को करेक्ट करता है और कहता है ये तो तुम्हारा बर्थ नेम है ना, मैं इसे कैसे ले सकता हूँ, और मैं लूँगा तो मुझे हेवन, तुम्हें हेवन पनिश नहीं करेगा विंग, मेरा बर्थ नेम ही तो है, मैं भी तो लेता हूँ। वो देखो मैंने कहा ना, जो मैं कहता हूँ वो तुम कर सकते हो, क्योंकि मेरा हक है वो सब कुछ कराना जो मैं चाहता हूँ, है ना। विंग कहता है ये तो है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें अब से लंजा कहूँगा, ये सच में अच्छा लगेगा। विंग बस हंस पड़ता है। इसके बाद वो लोग रात में थोड़ी देर और बातें करते हैं और वो दोनों सो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने के पड़ाव पर हैं। धीरे धीरे वो एक दूसरे से खुलेंगे, मिलेंगे, बातें करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे। हो सकता है बीच में कुछ झगड़े भी हों, पर एक दूसरे को संभाल लेंगे और समझेंगे। कच्ची उम्र का एक रिश्ता है, उम्र बढ़ने के साथ में पक्का और पुख्ता होगा, क्योंकि दूसरे दिन दोनों जागते हैं और जागकर विंग जो बात लेता है, बात लेने के बाद में वो एकदम ठंड से काँप रहा था, क्योंकि ठंडा ठंडा पानी था। वांग जी ने उसे जो पानी गर्म करके दिया था ना, वो उससे नहाने के बाद तो उसे और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए विंग ने कहा कि ठंडा पानी था, गर्म पानी को ठंडा कह रहा था। वांग जी विंग को देखता है कि वो कितनी बुरी तरह से काँप रहा है, तो वांग जी अपने वार्डरोब से काफ़ी सारे रोप्स निकालता है, जिनकी लेयरिंग वो विंग के ऊपर कर देता है। वो रोप्स विंग को बड़े आ रहे थे, क्योंकि विंग और वांग जी के हाइट में डिफरेंस था। विंग कहता है ये तो बन ही नहीं रहे, क्या मैं ऐसे
इस तरीके से किसी सांप की तरह बन करके आपके अंकल से मिलने जाऊँगा। वांग जी विंग को घूरता है। फिर विंग कहता है, हाँ हाँ, तुम्हारा अंकल मतलब हमारे अंकल, उनसे मिलने के लिए मैं ऐसे जाऊँगा, वो क्या सोचेंगे? वांग जी कहता है, कुछ नहीं सोचेंगे, मैं उन्हें बता दूँगा कि अब हमें तुम्हारे लिए नए रूप्स बनवाने हैं, अभी के लिए ये पहन के काम चलाते हैं। और वैसे भी हम तो आज सही टाउन जाएंगे ही ना, तो हम दोनों वहाँ से बहुत सारे सामान खरीदेंगे। विंग कहता है, सच में? पता है मैडम यू ने कहा था। वांग जी फिर एक बार विंग को घूर कर देखता है और विंग चुप हो जाता है। फिर वांग जी हंसकर कहता है, अच्छा चलो बता दो, तुम्हारी मैडम यू ने क्या कहा था? विंग कहता है, वो मैडम यू ने कहा था मुझे जहाँ भी जाना हो मैं आपके साथ जाऊँगा, और आप मुझे भी लेके जा रहे हो। वो भी सही टाउन। मैंने सही टाउन का बहुत नाम सुना था, पर मैं कभी गया नहीं। आंटियों ने कहा था अपने अल्फ़ा के साथ जाना, और मैं बहुत खुश हूँ आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हो। वांग जी विंग के दोनों गालों को खींच लेता है पकड़कर। विंग कहता है, ओ मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी विंग के गालों को खींच छोड़कर उसके गालों पे हल्का सा चांटा मारता है। बहुत ही सिंपल सा होता है ना, किसी को ऐसे टीज़ करने के लिए करते हैं वैसा। विंग कहता है, आप ये क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, हर बार जब तुम मुझे आप कहोगे तुम की जगह, तब मैं ऐसा ही करूँगा। विंग कहता है, पर हम लोग तो बाहर जा रहे हैं ना, मैं बाहर कैसे तुम कह सकता हूँ? अगर मैंने कहा तो लोग मुझे गलत नहीं समझेंगे कि मैं आपकी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। वांग जी कहता है, बात तो सही है, अगर मैं भी बाहर तुम्हें तुम कहूँगा तो सब लोग यही समझेंगे मैं भी तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करता, इसलिए बाहर मैं भी तुम्हें आप कहूँगा। अच्छा है। विंग कहता है, आप बहुत गंदे हैं। वांग जी कहता है, हाँ आप भी बहुत गंदे हैं। विंग वांग जी को देख करके बस ऐसे आंखें दिखाने लगता है कि तुम मेरी नकल कर रहे हो ऐसा। वांग जी कहता है, क्या हुआ, आपको बुरा लग रहा है? क्या आप कुछ लेंगे? क्या आपको मैं कुछ ला कर दूँ? या फिर आप कहना जारी रखेंगे, या फिर आप से हटकर तुम पर आएंगे? विंग कहता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं आप नहीं कहूँगा, मैं तुम ही कहूँगा। अब तुम देखना, मैं तुम्हें तुम ही कहूँगा, और तुम कहोगे भी ना आके मुझसे कि मुझे आप कहो, मुझे थोड़ी सी इज्जत दो, मैं तब भी तुम्हें इज्जत नहीं दूंगा, मैं तुम ही कहूँगा। लंजा 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 लंजा। क्या हो रहा है ये? बाहर से लांसचन ये सब सुनकर के अंदर आया। विंग जो तुरंत लान वांग जी के पीछे छुप गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो इन्होंने करने को लिए कहा था। इन्होंने कहा कि अगर मैंने तुमने कहा तो ये मुझे पे गुस्सा हो जाएंगे, मुझे बाहर आप कहेंगे, और अगर मैंने इनका नाम नहीं लिया तो ये मुझे मेरे नाम से नहीं बुलाएंगे, इसलिए मैंने ऐसा कहा, मैंने कुछ जानबूझकर नहीं किया है। लाल सजन अंदर आ गया और वो वांग जी को देखता है। पहले वांग जी जिसका गाल और गला दोनों लाल हो रखे थे, उसके कान तो ऐसा हो गया था भाई टमाटर लगे हैं, वो कान नहीं है उसके। विंग जो उसके पीछे छुपा हुआ था और उसके रोप्स को खींच रहा था। सचिन फिर विंग के रोप्स को देखता है तो उसे देखकर तो और ज़्यादा उसकी स्माइल बड़ी हो जाती है। सचिन वांग जी से पूछता है, वांग जी तुमने ये विभूषण को क्या पहनाया हुआ है? वांग जी कहता है, उसे ठंड लग रही थी तो रोप्स पहनाए हैं। ऐसा बोलते हुए ना वांग जी सचिन की तरफ नहीं देख रहा था, बल्कि थोड़ा ऊपर आंखें करके ऊपर देख रहा था कि जैसे वो आंखें नहीं मिलाना चाहता, आंखें मिलाएगा ना तो वो शर्म से और पानी पानी हो जाएगा। विंग थोड़ा आगे आगे करता है, देखिए ना इसने मुझे क्या पहना दिया, ऐसा लग रहा है मैं तो किसी सांप की तरह हूँ जिसकी बहुत सारे 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 क्या बोलते हैं उससे, चोई निकल रही है। हाँ ऐसा लग रहा है मुझे। सुजैन हंस पड़ता है, वो कहता है लग तो ऐसा ही रहा है। विंग कहता है, देखा तुमने, वो भी हंस रहे हैं, तुम कैसे इंसान हो, मुझे मेरे ही कपड़े पहनने दो, ये बहुत बुरा है। सुजैन कहता है, वांग जी हमें अंकल के पास जाना है, तो वो सही कह रहे हैं, उन्हें दूसरे कपड़े पहनने दो, इन कपड़ों में अगर वो वहाँ जाएंगे तो अच्छा नहीं होगा, हो सकता है इन्हें कोई सज़ा मिल जाए। वांग जी ये सुनकर तुरंत कहता है, ठीक है फिर तुम ना कपड़े बदल लो, और लेकिन 2-3 लेयरिंग करना ताकि तुम्हें ठंड ना लगे। वांग जी को किसी के लिए इतना केयरिंग होता देख करके सचिन को अच्छा लगता है और
क्या क्यों अच्छा ना लगे, वो दोनों पार्टनर्स है। सचिन फिर विंग को लेकर जाता है। जब वो अपने दूसरे क्लॉथ चेंज करके आता है तब वांग जी भी उसके साथ था। वहाँ पर लालन सरेन के सामने जाकर विंग बहुत शांत बन गया था। जितना वो बकबक कर रहा था ना उधर जाके, अभी चुप हो गया था, बिल्कुल चुपचाप, क्योंकि विंग को ये करना आता है। मैडम यू बार बार कई बार ऐसा होता था जब उनके घर पे गेस्ट आते थे तो वो उनको बोल देती थी कि तुम चुप रहना, कोई गंदी इधर उधर की हरकत मत करना। तब विंग ऐसे ही शांत हो जाया करता था। तो उसे आदत थी इस चीज़ की, तभी वो शांत था। उसी शांत लिहाजे में उसकी वो फॉरहेड सेरेमनी होती है और फाइनली विंग को ऑफिशियली लैंडसेट का मेंबर बना दिया जाता है। एंड उस दिन विंग को परमिशन मिल जाती है बाहर जाने के लिए सही टाउन में वांग जी के साथ। वांग जी वहाँ जाता है, बहुत सारा सामान खरीद के लाता है और विंग के लिए वो रोप्स भी खरीदता है। और विंग को फाइनली पेट भर के खाना खाने का मौका मिलता है सही टाउन में, क्योंकि वहाँ जाकर वो वांग जी से बोलता है, लंजा अगर हम क्लाउड रेसेस में कोई जानवर नहीं मार सकते तो बाहर नहीं खा सकते क्या? तुम मत खाना, पर एक बार के लिए मैं खा सकता हूँ ना। वांग जी अपने ज़मीर को मार कर विंग को वहाँ जाने देता है। जब विंग उस आश्रम में जाकर खाना खाता है तो वांग जी बस बाहर बैठा रहता है। वो उस जगह पर ना, खाने की जगह पर कदम भी नहीं रखता, क्योंकि वहाँ पर जानवरों को मारा जा रहा था। और वांग जी को ऐसा आंसू आ रहे थे उसकी आंखों में, ये देखते हुए भी कि वहाँ पर इतने सारे लोग मीट खा रहे हैं। जब विंग निकल कर बाहर आता है तो वांग जी को देखता है कि उसकी आंखों में आंसू थे। वांग जी विंग को देखते ही अपने आंसू को पोंछ लेता है। विंग पूछता है, क्या हुआ लंजा, तुम रो क्यों रहे थे? वांग जी कहता है, कुछ नहीं विंग, मैं ठीक हूँ। विंग कहता है, अब देखना अगली बार मैं दुखी होऊंगा ना तो मैं भी नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों दुखी हूँ। वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम इतने ज़िद्दी क्यों हो? विंग कहता है, तुमने ही ज़िद्दी बनाया है, तुमने खुद हक दिया था ना मुझे सवाल पूछने का, तो मैं पूछ रहा हूँ, तुम क्यों दुखी हो, मुझे बताओ। वांग जी कहता है, मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। विंग नाराज़ होकर आगे आगे चलने लगता है। वांग जी उसके पीछे आके कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही ज़िद्दी नहीं हो गए हो, कल तक तुम बिल्कुल ठीक थे। विंग कहता है, तुमने खुद से बिगाड़ा है, और अगर तुम्हें मेरा पुराना वाला रूप पसंद है तो ठीक है, मैं बन जाता हूँ पुराना वाला, कुछ नहीं पूछूंगा अब मैं आपसे। वांग जी कहता है, विंग। विंग का वो हाथ पकड़ के उसे साइड में ले जाकर उसे वहाँ से पास में बिठा कर कहता है, सुनो, बात यह है कि मैं कभी किसी जानवर को मरते हुए नहीं देख सकता, और जहाँ तुम खाना खा रहे थे वहाँ मैंने बहुत सारे जानवरों को कटते हुए मरते हुए देखा। मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बहुत बहुत बुरा लगा। मुझे उनकी ज़िंदगी जाते हुए महसूस हुई। ऐसा लगा कोई मेरे शरीर के कुछ अंग काट रहा हो और उन्हें ही लोग इतने चाव से खा रहे हो, इसलिए मुझे आंसू आ गए रोने में। विंग वांग जी के आंसू को साफ करता है अपने हाथों से। फिर वो धीरे से उसका हाथ पकड़ के कहता है, लंजा मुझे माफ़ कर दो, मैंने इतना सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारे कबीले में सब लोग ये खाते रहते हैं। मैंने कभी किसी जानवर को कटते मरते हुए देखा तो है, पर महसूस नहीं किया जिस तरीके से तुमने किया। मुझे माफ़ कर दो लंजा, मैं अब ये कभी नहीं खाऊंगा, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी विंग के आंसू पोंछकर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है विंग, वो तो ये बस मेरी ही परेशानी है। अगली बार से मैं बहुत दूर जाके खड़ा हो जाऊंगा ताकि तुम्हें परेशानी ना हो। तुम्हें जो खाना है तुम खा सकते हो। विंग कहता है, नहीं लंजा, वैसे भी हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए क्यों इतना कुछ करें, और वैसे भी तुम ना बहुत जल्दी अच्छा खाना बनाना सीख लेना फिर मुझे ये सब कुछ नहीं खाना पड़ेगा। मैं घास फूस खाकर भी खुश हो जाया करूँगा जब तुम बहुत तीखा खाना बनाया करोगे। वांग जी कहता है, सच में? विंग को पता था वांग जी को जानवरों को मरते हुए देखना नहीं पसंद है, अब चाहे वो विंग के लिए हो या किसी और के लिए। होता है कुछ लोग अपने प्रिंसिपल नहीं बदल पाते हैं, पर कुछ लोग बदल सकते हैं। तो विंग ने सोचा कि क्यों ना वही अपना एक प्रिंसिपल बदल लेगा वांग जी के लिए। वांग जी ने भी तो काफ़ी सारे प्रिंसिपल बदले हैं, इस नियम को बदला है कि ओमेगास अपने हद में रहेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसको छोड़कर उसने बराबरी का ओहदा दिया है विंग को। तो विंग इतना तो कर ही सकता था, तो उसने वांग जी से कहा कि वो मीट खाना छोड़ देगा। वांग जी इस बात से खुश तो नहीं था, लेकिन उसे एक अंदर से सेटिस्फेक्शन था कि विंग की वजह से तो कोई जानवर नहीं मरेगा, उसका पार्टनर प्योर है, एकदम प्योर। फिर वो लोग वापस जाते हैं अपने घर जिंगशी पहुंचकर वांग जी विंग के लिए काफ़ी सारा तीखा खाना बनाता है और वो उसमें हद से ज़्यादा मिर्चियाँ डाल देता है, जो खा करना विंग सुराने भी लगता है, लेकिन उसे मज़ा आता है। वो कहता है,
अगर लंजा तुम ऐसा खाना बनाओगे ना, मैं कभी मीट नहीं खाऊंगा, क्योंकि मुझे तीखा खाना पसंद है और मीट में बहुत तीखा डलता है ना। वांग जी कहता है, तो तुम मीट तीखा खाने के लिए डाल खाते हो? फिंग कहता है, ऐसा कहा जा सकता है। अगर तुम इन सब्जियों में भी बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ डालोगे तो मैं मीट नहीं खाऊंगा। ऐसा बोलकर विंग स्माइल करता है। वांग जी भी बहुत बड़ी स्माइल करता है, क्योंकि वो खुश है इस चीज़ से कि विंग को मीट खाना नहीं पसंद है बल्कि तीखा खाना पसंद है। असल बात ये थी कि वो जब से यहाँ आया था तब से विंग देख रहा था कि वांग जी कुछ अपसेट है, और उसे पता था कि वांग जी इसीलिए अपसेट है क्योंकि उसकी वजह से विंग अपनी पसंद बदल रहा था। इसलिए विंग ने ऐसा कुछ कहा। हालांकि उसे मीट तो पसंद था, पर वो सच में छोड़ देगा। इस दिन के बाद से विंग ने मीट खाना एकदम बंद कर दिया। बिल्कुल भी वो हाथ नहीं लगाता था, और वो तो जानवरों को बचाता था, पर उसने किसी जानवर को पाला नहीं, क्योंकि उसे पता चला था कुछ लोगों से इस कबीले के कि वांग जी को पहले सज़ा मिली थी जब उसकी शादी होने वाली थी उससे पहले। वो भी इसलिए क्योंकि उसने एक जानवर को बचाकर अपने घर में रख लिया था, और लोगों को लगा उसने उसे पालतू जानवर बनाया है। इसलिए विंग जब भी किसी जानवर की मदद करता था वांग जी के सामने, तो वो उसे किसी को दिखाता नहीं था, बल्कि उसे ठीक करने के बाद में उड़ा दिया करता था या भगा दिया करता था, ताकि किसी को पता ही ना चले। और उन्होंने कुछ रैबिट्स पाल रखे थे। उन रैबिट्स को उसने बर्फीली गुफा में छुपाया हुआ था, जिसको सिर्फ वांग जी जानता था। वांग जी अक्सर विंग को लेकर वहाँ जाया करता था, और वांग जी खुद उन खरगोशों में गुम हो जाया करता था। वैसे उन्होंने उन खरगोशों को खुद से नहीं पाला, वो खरगोश वहाँ पहले से रहते हुए आए थे। उन लोगों को तो बस जब वो लोग वहाँ पर खेती करने के लिए पहाड़ों में गए थे, तो वहाँ से लौटते हुए उन्हें कुछ खरगोश दिखे थे। उनका पीछा करते हुए वो उस गुफा तक पहुँचे थे, और वहाँ जाकर उन्हें ये नज़ारा देखने को मिला था। तब से वो लोग बस वहाँ पर खाना लेकर आते हैं। कहने को वो सारे खरगोश उन लोगों के पालतू हैं, पर कहने को वो सारे जानवर उन लोगों के पालतू नहीं भी हैं, क्योंकि वो बस उन्हें खाना डालते हैं। लेकिन वो सारे खरगोश वहाँ पहले से रह रहे थे। कुछ समय बाद वहाँ पर सफ़ेद खरगोशों की जगह कुछ और खरगोशों ने भी ले ली थी। वहाँ पर कई रंग बिरंगे खरगोश जमा हो गए थे। अब तो कई और सारी चिड़ियाँ वगैरह भी वहाँ आने लगी थी उड़कर। जो बर्फीली जगह पर रहने वाले जानवर जो पक्षी होते हैं वो वहाँ आने लगे थे, और विंग और वांग जी उन्हें काफ़ी सारा खाना देते भी थे जो उन्हें अच्छा लगता था। वांग जी एक विद्यालय में शिक्षक का काम करने लगा था, क्योंकि 18 साल के होते ही उसका विद्यालय पूरा हो गया था। उसके बाद उसी विद्यालय में वो पढ़ाने लगा था। लेकिन विंग ने खाना बनाना सीखा था, सब्जियों का खाना बनाना, मीट का नहीं। और इसलिए वो खुद से खाना बनाकर वांग जी के लिए दोपहर का खाना लेकर भी जाता था, उसके साथ बैठकर खाता भी था, और वापस आकर अपने घर में वो बुनाई का काम करता था। उसे बुनाई करना और बहुत सारे तस्वीरें बनाना पसंद था, तो वो तस्वीरें बनाता था, वो बुनाई का काम करता था। और विंग को ये जानकर हैरानी थी कि उसकी बनाई गई तस्वीरें और उसका बुनाई का सामान बाज़ार में बहुत महंगे महंगे दामों पर बिकता है। तो विंग ने उसे बेचना चालू कर दिया। इससे उन्हें पैसे आने लगे, और उन पैसों आने की वजह से ना लांचरन को विंग से जो परेशानियां हो रही थी कि वो नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो भी बंद हो गई, क्योंकि अब उसे फ़ायदा हो रहा था। उसके कबीले को बढ़ाने का एक मौका मिल रहा था, क्योंकि अब तो उसके पास काफ़ी अच्छे अमाउंट में पैसा आने लगा था। काफ़ी सारा पैसा तो वो लोग बचा लेते थे, मतलब विंग और वांग जी, लेकिन काफ़ी सारा पैसा वो लांचरन के पास पहुंचा देते थे। इसलिए अब लांचरन को विंग से कोई परेशानी नहीं थी। विंग कहीं भी आए जाए कुछ भी करे, उसे कुछ भी परेशानी नहीं थी। और विंग जो हर एक चीज़ में समझदार होता जा रहा था। साथ ही साथ वांग जी जैसे कुछ और चीज़ें भी मालूम हो रही थी, जैसे कि वो जब अपने उम्र के कुछ और लोगों से मिलता था जिनकी शादी पहले ही हो चुकी है, वो उसे बाकी सारी चीज़ें बताते थे कि आज उन्होंने अपने उमेका के साथ में ये हरकत की, वो हरकत की। और अल्फाज तो होते ही बेशरम है, तो वो लोग बातें करते थे। वांग जी जो खुद मैरिड था, तो उन लोगों के बीच में विंग की वजह से बैठ जाया करता था, क्योंकि विंग एक एक्सट्रोवर्ट था और वांग जी एक इंट्रोवर्ट। जब एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट के साथ रहता है तो कुछ खूबियाँ खामियाँ उसके अंदर आ ही जाती हैं। तो वांग जी के अंदर भी थोड़ा बहुत इंटरेक्ट करने की क्षमता आ गई थी। अब वो लोगों के साथ बैठकर उनकी बातें सुन सकता था। अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर पाता था, लेकिन कम से कम सुन लेता था। पहले वो सुन भी नहीं पाता था, वो उसे अकेला रहना पसंद था, अभी वो सुन लेता था। तो वो ये सुनता है ना, तो उसे याद आता है कि जब उसने शादी की थी 1 साल पहले, तब उसे वो कुछ किताबें मिली थी। अभी 1 साल गुजर चुका है उनकी शादी को, बहुत कुछ बदल गया है। वांग जी अब 18 का हो चुका है और विंग 17 साल का। उनमें मैच्योरिटी आ चुकी है।
बस विंग का 1 साल बाकी है उसकी हीट आने में, पर वांग जी की रट तो कभी भी आ सकती है क्योंकि वो तो 18 का हो ही चुका है। पर रट और हीट में होता क्या है ये वांग जी को नहीं पता था। उसका एक मित्र जो खुद 18 का हुआ है उसने बताया कि हीट कितनी पावरफुल होती है, कितना पेन होता है, और अगर उनका ओमेगा 7 ना हो तो कितना बुरा हो सकता है। उसकी बात जानकर तो वांग जी को और हैरानी हुई थी कि इसमें ओमेगा का होने से क्या ताल्लुक़ है, कि उनके होने से क्या होता है। तो वांग जी ने पूछा भी था कि उनके होने से क्या होता है। तब उसके उस दोस्त ने उसे एक किताब दी थी पढ़ने के लिए कि इसे पढ़कर तुम समझ जाओगे, क्योंकि सारी बातें मैं अपने मुंह से कहकर तो बिल्कुल नहीं बता सकता। और हाँ, इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, क्योंकि मुझे तुम्हें देखते ही बहुत शर्म आएगी, क्योंकि ये काम मैंने तुम्हें दी है। इसलिए वांग जी को समझ नहीं आया, लेकिन वो फिर जिंगशी गया और उसने अकेले में बैठकर जब ये किताब पढ़ी तो उसकी बॉडी का बहुत बुरा हाल हो गया था। इसके बाद उसे जाकर सीधे ठंडे पानी से नहाना पड़ा था। लेकिन इसके बाद से वो विंग को अपनी आंखें मिला के देख नहीं पा रहा था। विंग को बहुत अजीब लग रहा था और विंग इस बात को लेकर गंभीर मुद्दा बनाकर सचिन के पास गया। वो सचिन के पास बैठकर अपनी आंसू भरी आंखों से देखकर कहता है, सचिन का लंजा को पता नहीं क्या हो गया है, आजकल वो मुझे ठीक से देखता भी नहीं है, मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। जब भी मैं उसके पास जाने की कोशिश करता हूँ वो दूर भाग जाता है। लगता है अब उसे मैं पसंद नहीं हूँ, लगता है अब उसे कोई और ओमेगा पसंद आ गया है, इसीलिए तो वो मुझसे बात भी नहीं करता। जब मैं उससे कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ वो मुझे चुप कर देता है। मेरा बनाया हुआ खाना लेकर जब मैं दोपहर उसके विद्यालय जाता हूँ तो वो खाना तो ले लेता है, पर मेरे साथ खाने से मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो विद्यालय में विद्यार्थियों के साथ खाना खाएगा। मुझे बहुत बुरा लगने लगा है। क्या मैं उसे पसंद नहीं हूँ? सचिन विंग को देखते हैं, फिर वो कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं जाकर उससे बात करता हूँ और पता लगाता हूँ कि आखिर परेशानी क्या है। तुम चिंता बिल्कुल मत करो। उस दिन सचिन वांग जी के पास गया। वांग जी सचिन से आंखें नहीं मिला पाता। इस बात को सुनकर वो कहता है, ऐसी बात नहीं है भाई। सचिन कहता है, ऐसी बात नहीं है तो कैसी बात है? तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? तुमने देखा नहीं वो अपनी आंखों में इतने मोटे मोटे मोती जैसे आंसू लेकर मेरे पास आया था। मुझसे तो देखा ही नहीं गया, मन किया उसके आंसू पोंछ दूं, पर मैं नहीं कर पाया। सचिन भी बहुत ओपन हो गया है अब विंग के रहते हुए, तो विंग ने सबको बिगाड़ दिया है। वांग जी कहता है, भाई वो मैं क्या आपको हीट के बारे में मालूम है? सचिन वांग जी को देखता है। वांग जी को देखकर वो बस देखता रह गया, क्योंकि हीट के बारे में उसे मालूम है, बहुत अच्छे से मालूम है। क्यों नहीं मालूम होगा, उसकी हीट भी तो आती है। और फिर वो पूछता है कि तुम्हें ये किसने बताया? इसके बाद वांग जी अपना पूरा इंसिडेंट बता देता है। सचिन सब कुछ समझ जाता है। फिर वो हंसते हुए कहता है, तुम्हें इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? वैसे भी वो तुम्हारा ओमेगा है, अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ गलत नहीं होगा। पर वांग जी कहता है, पर जितना मैंने समझा और सुना है उसके हिसाब से विंग जब तक एक अच्छी उम्र पे नहीं आ जाता ये सब करना ठीक नहीं होगा। और विंग की हीट भी तो 1 साल बाद चालू होगी। वैसे आप कैसे इस चीज़ को हैंडल करते हो? क्या आप कोई दवा लेते हो? सचिन कहता है, दवा लेता हूँ। पर तुम्हें दवा की ज़रूरत है? वांग जी कहता है, मुझे दवा की ज़रूरत है। जब भी मेरी रट आने वाली होगी मैं आपके पास आ जाऊँगा। मैं विंग को परेशान नहीं करना चाहता। सचिन कहता है कि वो सब तो ठीक है, पर तुम उसे इग्नोर नहीं कर सकते। जाकर उससे बात करो, उसे ये सब बताओ और तुम उसे अपना ओपिनियन भी बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तुम अपने हिसाब से अपने फ़ैसले नहीं ले सकते, और अगर लेना चाहते हो तो पहले एक बार विंग को जाके समझाओ। वांग जी विंग के पास जाता तो है, 2 बार उसे बताने की कोशिश करता है, पर उसके गले से कोई आवाज़ ही नहीं निकलती, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ थी जो वो अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं कर पा रहा था। पर फाइनली वो एक गहरी सांस छोड़कर विंग के पास जाता है और कहता है, विंग कहता है, अब क्या है तुम्हें? क्यों आए हो मेरे पास? जाओ उसी अल्फ़ा के पास में, उसी ओमेगा के पास में जिसके पास तुम अब तक रह रहे थे। मुझे पता है तुमने कोई और ढूंढ लिया है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, विंग मैंने कोई और नहीं ढूंढा है। विंग कहता है, हाँ रहने दो, मुझे सब कुछ पता है। तुमने किसी और को पसंद कर लिया है मेरी जगह, और तुम उसी के साथ रहना चाहते हो। अब मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, क्या तुम अब दूसरी शादी करोगे? मुझे लगा ही था, तुम इतने सेट के बड़े से इंसान जो हो, तुम क्यों ही मुझे पसंद करोगे? मैं तो एक यूजलेस ओमेगा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ मैं।
वांग जी देख रहा था कि विंग उसकी बात सुन ही नहीं रहा है, तो वांग जी विंग को पकड़ता है, अपनी तरफ खींचता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। ये होठ एक दूसरे से टच 1 साल के बाद हुए थे, क्योंकि 1 साल पहले विंग ने ऐसी हरकत की थी, वो गलती से हुई थी जब वो लोग उस पालकी में बैठ के लान क्लान के लिए वापस आ रहे थे। लान कबीले के जब वो आ रहे थे तब ऐसी हरकत हुई थी और अब ये दूसरी बार था। विंग चुप हो गया था। वांग जी विंग से अब दूर हटता है, विंग को देखता है जो कि हैरान परेशान वहाँ पे बुत बन के खड़ा हुआ था। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने पास बिठाते हुए बोलता है विंग। विंग वांग जी की तरफ बस सबकॉन्शियसली देखते हुए बोल देता है। वांग जी कहता है मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें पता है ना मेरी उम्र क्या हो गई है। विंग कहता है क्या हुई है विंग। विंग कहता है हाँ क्या। वांग जी कहता है तुम्हें पता है मेरी उम्र क्या है। विंग कहता है हाँ 18। वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना 18 में क्या होता है। विंग थोड़ी देर रुकने के बाद कहता है तुम्हारी हीट आना नहीं, तुम्हारी रट आएगी ना और मेरी हीट आएगी। तो वांग जी कहता है तो तुम्हें पता है रट और हीट का मतलब क्या होता है। विंग कहता है किसी ने बताया ही नहीं, मुझे कैसे पता होगा। घर में किसी से पूछता भी हो तो वो कहते हैं कि अपने हस्बैंड से जाके पूछो, वो तुम्हें बताएगा, पर तुमने भी कभी नहीं बताया। मैंने पूछा भी नहीं। जब सब लोग कहते हैं तुमसे पूछो तो शायद कुछ अजीब होगा, पर तुम कुछ पूछ रहे, तुम खुद बता रहे हो ना, तो बताओ क्या होता है, तुम्हें पता चला क्या। वांग जी कहता है इसके बाद जब वांग जी उसे सारी चीज़ें बताता है तो विंग को कुछ समझ नहीं आता है। विंग कहता है इसका मतलब क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। वांग जी फिर वही किताब लेके आता है और बहुत बेशरम बनकर वो खुद से कहता है कि उसका हस्बैंड है विंग और उसे बेशरम होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल है। ये तो वो अभी दिखा रहा है, कुछ टाइम बाद वो ये सब कुछ करेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बता देगा, दिखा देगा विंग को। जब वो विंग पूरी बुक देखता है वांग जी के सामने, बस वो देखते चला जाता है, क्योंकि वांग जी पेज पलटते जा रहा था एक एक करके, थोड़ी देर रुकने के बाद, एक सेकंड के बाद, और वो विंग को दिखा रहा था। विंग एक के बाद एक पिक्चर देखकर हैरान हो रहा था, और जब उसे सारी बुक दिखाने के बाद वांग जी बुक का बंद करके कहता है कुछ समझ आया। विंग एक पल के लिए डम फाउंडेड होकर वांग जी को देखकर कहता है कि क्या था ये। फिर धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें प्रोसेस होती हैं और वो कहता है छी क्या है ये, कितना गंदा है ये, आप मुझे कैसे दिखा सकते हो। तुम ये सब कुछ करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना। देखो लंजा, मैं कह देता हूँ ये सब कुछ गंदा 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 सब कुछ है ना, वो हम लोग नहीं करेंगे, ये सब कुछ हमारे करने की चीज़ नहीं है, बहुत गंदी गंदी चीज़ है, इस किताब को तुम जाके आग लगा दो, किसी काम की नहीं है ये। विंग वहाँ से डर कर भाग गया था। इसके बाद विंग था जो वांग जी को अवॉइड कर रहा था, उससे आंखें नहीं मिला रहा था सचिन के पास। फिर एक बार अब वांग जी पहुँच गया था। वांग जी जो उदास चेहरा लेकर बैठा हुआ था, पिछली बार विंग था जो अपने मोटे मोटे मोती जैसे आंसू लेकर बैठा था, अब ये वांग जी है जो उसके सामने एकदम उदास चेहरा लेकर बैठा है। सचिन एक हा भर देता है कि उसके ये 2 छोटे छोटे नन्हे भाई हैं ना, उसे परेशान करने से बाज नहीं आएंगे। तो सचिन के पूछ लेता है क्या हुआ है वांग जी। वांग जी कहता है भाई मैंने उसे सब कुछ बता दिया, लेकिन अब वो मुझसे बात नहीं कर रहा है, मुझसे आंखें भी नहीं मिला रहा है। ऐसा लगता है अब उसे मैं पसंद नहीं हूँ। लगता है ये सब कुछ जानने के बाद अब वो मुझसे प्यार नहीं करता, अब उसे मुझसे नफ़रत हो गई है। शायद अब वो किसी और अल्फा को देखेगा। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है गा। ऐसा बोलकर वांग जी अपने दिल पे हाथ रख लेता है और ये देख कर ना सचिन को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है मैं बात करके देखता हूँ। ऐसा सुनकर ना वांग जी को अजीब लगता है कि अब उसका भाई कैसे बात करेगा इस बारे में, लेकिन फिर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो वो कह देता है कि ठीक है उसका भाई उसके बारे में बात करे विंग से। एंड फाइनली सचिन पहुंच जाता है जिंगशी एक बार अपने छोटे भाई की परेशानी सॉल्व करने के लिए। वो जाकर विंग से बात करता है और विंग को समझाता है कि ये सब नॉर्मल है और विंग को वांग जी की पूरी बात सुननी चाहिए। वांग जी विंग से सिर्फ ये बताकर कुछ और करने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो विंग को कुछ और बताने के लिए आया था। इसके बाद विंग जाकर वांग जी के पास बैठ गया था, लेकिन वो चुप था। कुछ टाइम बाद वांग जी कहता है विंग क्या अब तुम मुझे पसंद नहीं करते। विंग कहता है क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, पर मैं वो सब नहीं करना चाहता। वांग जी कहता है मैं तुमसे करने के लिए कह भी नहीं रहा था, मैंने ये सब तुम्हें बताया क्योंकि जब रट आती है तो हमें वो सब करना होता है, जब हीट आती है तो हमें वो सब करना ही होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम तैयार हो।
विंग कहता है बिल्कुल तैयार नहीं हूँ मैंने खुद कहा रहा है मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। वांग जी कहता है और इसलिए मैं दवा लूँगा और उन 5 दिनों के लिए मैं तुमसे दूर एक कॉटेज में रहूँगा, एक कमरे में बंद। तुम्हें वहाँ नहीं आना है चाहे कुछ भी हो जाए। विंग कहता है तुम्हें पेन भी होगा। वांग जी कहता है वो सब तुम छोड़ो, जब तुम्हारी हीट आएगी ना तब मैं तुम्हारा सपोर्ट ज़रूर करूँगा। विंग कहता है तुम्हारा मतलब क्या है, तुम क्या मेरे साथ वो सब कुछ करोगे। वांग जी कहता है जब तुम्हारी हीट आएगी ना तब देखा जाएगा। जब तुमने अगर मुझे नहीं बुलाया अपने पास तो ठीक है, अगर बुलाया तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता कि मैं कुछ करूँगा कि नहीं करूँगा। विंग बस इधर उधर देखता है, वो वांग जी को नहीं देख रहा था। वांग जी कितना बेशरम है, वो फिर कह देता है शेमलेस। लंजा कहता है ठीक है मैं शेमलेस हूँ, समझ गया मैं, लेकिन अब याद रखना कुछ समय बाद मुझे लगता है मेरी रट आ जाएगी, लेकिन तुम मेरे आसपास मत भटकना, दूर रहना और उस कॉटेज में बिल्कुल मत आना। इसके बाद वांग जी उस कॉटेज में गया था। रट और हीट साल में एक बार आती है शुरुआत में, और जैसे ही वो लोग 25 के हो जाते हैं तो साल में वो 2 बार आना चालू हो जाती है, और फिर 30 के बाद फिर से 1 बार आना चालू होती है, और 40 के बाद बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये सर्कल चलता है उनका। तो अभी वांग जी को 1 बार हीट आने वाली है साल में, जो उसकी पहली रट होगी सॉरी। तो वांग जी चला जाता है उस कॉटेज में अकेला रहने के लिए। विंग को अक्सर उस कॉटेज से बहुत सा चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आया करती थी, और जब भी ऐसा होता था सिचन वहाँ दौड़कर चला जाया करता था, और अपने साथ में वो काफ़ी सारी दवाइयाँ वगैरह का बैग भी लेकर जाता था। विंग ने वांग जी को तड़पते हुए देखा, उसने वो सारी चीखें चिल्लाने की आवाज़ें भी सुनी, और 5 दिन बाद जब वांग जी वापस आया तो उसकी हालत बहुत डाउन चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि वांग जी बहुत बीमार है, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर भी उसने अपनी छुट्टियां नहीं मारी, वो फिर भी बच्चों को पढ़ाने जाता था, और विंग उसके लिए बहुत पौष्टिक खाना बना कर लेके जाता था। वो वांग जी को दवाइयाँ भी दे रहा था फिर से उभरने के लिए, और विंग को ना बहुत दुखी महसूस होता था। ऐसे ही एक दिन वांग जी विंग के साथ वहीं बैठा हुआ था, और वो अपने विद्यार्थियों का गृह कार्य चेक कर रहा था कि वो देखे तो सही उनके विद्यार्थियों ने कितनी प्रोग्रेस की है। तो वो सारी चीज़ें चेक कर रहा था, तभी विंग उसके पास बैठा हुआ था। विंग वांग जी को देख रहा था। देखते देखते विंग की आंखों में आंसू आने लगे, और वो सिसक सिसक कर रोने लगा। वांग जी विंग को देखता है और कहता है विंग क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो। विंग कहता है सब मेरी गलती है ना लंजा, मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए बोला था, अगर मैं तुम्हारा साथ दे देता तो क्या हो जाता। वो सब चीज़ें डरावनी तो है, पर कम से कम तुम्हें दर्द तो नहीं होता ना। तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे दिल में मुझे बहुत दर्द होता है लंजा। वांग जी अपनी किताबों को साइड करके विंग को गले लगाता है, और गले लगा कर कहता है विंग इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ मैंने किया क्योंकि मैं करना चाहता था। ये सब कुछ मैंने इसलिए बिल्कुल नहीं किया क्योंकि तुमने मुझसे कहा था। अगर तुम ना भी कहते तब भी मैं यही करता, अगर तुम मुझे जाने के लिए मना करते तब भी मैं जाता, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारा समय देना चाहता हूँ। और देखो अब तो मेरी रट चली गई ना, अब तो वो अगले साल ही आएगी जब तुम्हारी हीट आएगी। ऐसा बोलकर वांग जी विंग के नोज़ को पिंच करता है। फिर विंग अपनी नोज़ को थोड़ा सा रब करके कहता है और तुम्हें कैसे पता है मेरी हीट तभी आएगी जब तुम्हारी रट आएगी। वांग जी फिर विंग के कानों के पास जाके हल्के से विस्पर करता है क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था जब आपकी ओमेगा की हीट आती है तो एक अल्फा की रेट ट्रिगर हो जाती है। विंग वांग जी को धक्का दे देता है और बोलता है तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, तुम आराम से भी तो बात कर सकते हो ना, जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे, तुम्हें मेरे कान में फुसफुसाने की क्या ज़रूरत थी। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है अच्छा तो फिर मैं कहाँ जाके फुसफुसाऊँ। विंग कहता है कहीं भी जाके फुसफुसाओ, मेरे कानों में मत फुसफुसाओ। ऐसा बोलकर विंग दूर हट गया, पर वांग जी विंग के हाथों को पकड़ के उसे वहीं पर ज़मीन पे पिन कर देता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो लंजा। वांग जी विंग के दिल के पास जाके फुसफुसा कर कहता है विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, देखो अब मैं तुम्हारे कानों में नहीं फुसफुसा रहा हूँ, सीधे तुम्हारे दिल से बात कर रहा हूँ फुसफुसाते हुए। विंग हंसते हुए कहता है तुम भी ना लंजा, वहाँ हमें मत फुसफुसाओ, मेरे आसपास बिल्कुल कुछ मत करो, दूर हटो। वांग जी को दूर हटाने के बाद विंग कहता है लंजा तुम बहुत अच्छे हो लंजा,
मैंने बहुत सारे ओमेगास को देखा है, उनकी ज़िंदगी बहुत बेकार है। मेरे हिसाब से तो उनको आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है, और जितनी आज़ादी तुमने मुझे दी है ना, उतनी बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचता है और उसके गाल को हल्का सा सहलाते हुए बोलता है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इससे ज़्यादा आज़ादी महसूस करो। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा, कभी नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हारे दर्द को मैंने देखा तो मैं तुम्हें हर एक चीज़ के लिए मजबूर कर दूँगा। विंग कहता है, तो तुम्हारा मतलब क्या है? वांग जी कहता है, क्या मतलब होगा? मैं तो बेसब्री से तुम्हारी हीट का इंतज़ार कर रहा हूँ, तो तुम तड़पते हुए मुझसे वो सब कुछ करने के लिए कहोगे, कितना मज़ा आएगा। विंग कहता है, तुम बहुत बेकार हो, और मैं क्यों कहूँगा, और इतनी गंदी चीज़ बिल्कुल भी नहीं। वांग जी कहता है, जिस दर्द से गुजर कर मैं आया हूँ ना अभी, उस दर्द को झेल कर मुझे ना पछतावा हो रहा था कि मैं क्यों यहाँ गया। मुझे तुम्हें अपने साथ रखना चाहिए था। उस समय जब मैं दर्द में था ना, मेरे सारे जो विचार थे वो कहीं गायब हो गए थे, सारे मोरल्स कहीं खो गए थे। मैं तो भाई को मार रहा था और तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बुलाने के लिए बोल रहा था, पर उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उस समय दर्द की वजह से मैं वो सारी हरकतें कर रहा हूँ और बाद में मैं पछताऊँगा। इसलिए मुझे पता है तुम ज़रूर वो सब करने के लिए कहोगे, और मैं बिल्कुल भी अपने आप को नहीं रोकूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता। जिस दर्द से मैं गुजरा उस दर्द से मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा, और मुझे लगता भी नहीं है कि उस दर्द से मुझे ज़िंदगी में दोबारा कभी जाना होगा। विंग वांग जी को देख कर ना बहुत गुस्से में था। वो अपने हाथ को उठा लेता है वांग जी को पीटने के लिए, पर वांग जी दूर हटकर बोलता है, मैं तुम्हारे हाथ से पिटूंगा भी नहीं बाबे। विंग कहता है, क्या 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 कहा तुमने? वांग जी फिर एक बार विंग के करीब आकर कहता है, बाबे। प्यार से वांग जी विंग को बाबे कह रहा था। ये सुनकर ना विंग के गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। विंग कहता है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, किसी ने सुन लिया तो? वांग जी विंग के पास आकर कहता है, किसी और को थोड़ी बोल रहा हूँ, तुम तो मेरा वाइफ हो ना, उसको बोल रहा हूँ। इसमें कैसे शर्माने वाली बात है, सिंपल सी बात है। और मैं तुम्हें बाबे भी नहीं कह सकता, और तो मैं तो तुम्हें बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ। ऐसा बोलकर वांग जी बस हंस रहा था और विंग बस शर्मा रहा था। इसके बाद उनके बीच की जो मिठास है वो कभी बढ़ने से कम नहीं हुई। उनके बीच लड़ाइयाँ भी होती हैं, पर वो लड़ाइयाँ वो दोनों मिलकर सुलझा लिया करते हैं। साल का अंत आता है और विंग 18 का हो जाता है। अब विंग को डर लगने लगा था, उसकी जब भी हीट आएगी क्या वो वांग जी की तरह तड़पेगा, बिलखेगा? क्या वांग जी सच में उसके साथ वो सब कुछ करेगा? इससे पहले क्या विंग को खुद से ये एक्सेप्ट नहीं कर लेना चाहिए कि दो मैरिड कपल के बीच ये सब कुछ नॉर्मल होता है? विंग जो अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था, जिसकी हीट कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुई है, वो उससे पूछता है, एक बात बताओ, तुम्हारी हीट के दौरान तुम्हें अजीब नहीं लगा? तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें वो सब कुछ बिल्कुल नहीं पसंद है। ओमेगा कहता है, मैंने कहा तो था विंग, पर तुम्हें पता है जब मैं पेन में था ना, तो उन्होंने मेरी बहुत मदद की, और उसके बाद सारा दर्द गायब हो गया। उसके बाद तो मैं उसके बाद क्या हुआ? विंग क्यूरियोसिटी के साथ पूछता है। ओमेगा शर्माते हुए कहता है, जब तुम करो तुम्हें पता चल जाएगा, वो चीज़ें बताई नहीं जा सकती। पर हाँ, मेरा दर्द ख़त्म हो गया था, और अब जब मेरी हीट ख़त्म हो गई है तब। विंग कहता है, अब तुम्हें बहुत पछतावा हो रहा होगा ना वो सब कुछ करने के लिए? ओमेगा कहता है, ऐसा नहीं है विंग, हम तो अब वो सब कुछ रोज़ करते हैं। विंग कहता है, हाँ, तुम तो वैसे बहुत डरे हुए थे ना, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुमने तो मुझे खुद बोला था तुम दोबारा कभी वो चीज़ नहीं करोगे। तुम्हारी हीट में तुम कभी कुछ नहीं करोगे, और अगर हुआ भी ना, तुम्हारे अल्फा ने तुम्हारा फ़ायदा उठा लिया तो बाद में तुम उससे बात भी नहीं करोगे। वो ओमेगा कहता है, विंग, बात बहुत अलग हो जाती है। जब तक आप किसी चीज़ को ट्राई करके नहीं देखते ना, आपको वो चीज़ गलत ही लगती है। आप ट्राई करके तो देखो, हो सकता है आपको पसंद आ जाए। विंग कहता है, छी, ऐसी चीज़ किसी को पसंद भी आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं, और मुझे बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा दिमाग घूम गया है। पर इसके बाद ना विंग को क्यूरियोसिटी हो रही थी कि कैसा महसूस होता है वो सब करने के बाद। उसे जानना था, इसलिए वो उस दिन वांग जी के पास पहुंच गया। वांग जी जो अभी बेड पर बैठकर मेडिटेशन कर रहा था, उसे बहुत गर्मी लगने लगी अचानक से, क्योंकि विंग उसके बहुत करीब आ गया था। वांग जी विंग को देखता है, विंग उसके बहुत करीब है। जब पिछली बार वांग जी अपनी रट से होकर आया था, उसके बाद से वो लोग एक बेड पे सोते तो थे,
कभी कभी कर्डल करते थे, पर रात के वक्त वांग जी विंग से कह देता था कि उसे थोड़ा दूरी बना के रखे, क्योंकि वो एक अडल्ट अल्फ़ा बन चुका है और वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वो उससे दूर रहता था। पर अभी विंग उसके करीब था। वांग जी कहता है, विंग, मैंने तुमसे पहले भी कहा है ना, रात के समय मुझसे थोड़ा दूर रहा करो, ये तुम्हारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है। पर विंग अभी भी वांग जी की बातों को ऐसे इग्नोर करता है जैसे कि वांग जी ने कुछ कहा ही ना हो। विंग कहता है, लंजा, क्या क्या हम वांग जी कहता है, विंग, तुम्हें जो कुछ कहना है थोड़ा दूर से कहो, तुम मेरे बहुत करीब हो और ये ठीक नहीं है। वांग जी को कुछ अजीब महसूस हो रहा था, क्योंकि विंग उसके होठों के बहुत करीब था और विंग की गर्म सांसें वांग जी को अपने फेस पर महसूस हो रही थी। उसका चेहरा उन गर्म सांसों में गर्म होता जा रहा था। उसकी बॉडी तो अलग ही रिएक्ट करने लगी थी, वो क्योंकि विंग ओमेगा है उसका। और कुछ हो ना हो, पर वांग जी ने विंग को कई बार अपने साथ इमेजिन किया है। ये बहुत शेमलेस चीज़ है, इसीलिए वो हमेशा रात को मेडिटेशन करता है, क्योंकि रात को उसके ये डर्टी जो थॉट्स हैं वो हमेशा चलते रहते हैं, वो इन्हें रोक नहीं पाता। एंड फाइनली वांग जी अपना कंट्रोल खोकर विंग को बेड पे पुश कर देता है, क्योंकि विंग बाज ही नहीं आया। वांग जी विंग से कहता है, विंग, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने कहा ना मैं एक अडल्ट अल्फ़ा हूँ और तुम अभी माइनर में हो। विंग कहता है, लंजा, 18 साल की उम्र तो मेरी भी हो चुकी है, तो मैं भी तो अडल्ट ओमेगा हुआ ना। वांग जी विंग को देखकर कहता है, अडल्ट ओमेगा, तुम रहने दो। अब मुझे बिल्कुल मत कहना कि तुम कोई अपना खेल खेलने के लिए, कोई मजाक करने के लिए मेरे पास आए हो। देखो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भले हम दोनों मैरिड हैं, पर तुम तैयार नहीं हो किसी भी चीज़ के लिए। और हाँ, मैं एक नई दवाई की तैयारी कर रहा हूँ। विंग कहता है, कौन सी दवा? विंग उठकर बैठ गया। वांग जी कहता है, कौन सी दवा? क्या दवा? अरे वो दवा जिसे तुम अपनी हीट के दौरान ले सको और तुम्हें पेन भी ना हो। विंग कहता है, पर मैं दवा क्यों लूँगा? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम मेरे साथ कुछ करना नहीं चाहते और मैं तुम्हें अपने साथ ज़बरदस्ती कुछ कराऊंगा भी नहीं। तुम चिंता मत करो, मैं अपने वादे का बिल्कुल पक्का हूँ। मैं तुम्हारा पूरे दिल से ख्याल रखूँगा। अगर हम दोनों वैसा कुछ नहीं भी करते हैं, तब भी मैं ज़िंदगी भर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहूँगा, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम दवा बना रहे हैं एक नई वाली, जिसकी वजह से ना जो ओमेगा शादी नहीं करते उन लोगों के काम आएगी ये, और जो लेट शादी करते हैं उनके काम भी आ जाएगी। और दूसरी बड़ी चीज़ ये हो जाएगी, ये तुम्हारे काम भी आ जाएगी। अच्छा है ना? विंग कहता है, पर लंजा, ये तो तुम्हें नहीं करना चाहिए ना। वांग जी कहता है, क्यों नहीं करना चाहिए? विंग कहता है, हम दोनों तो मैरिड है ना, तो फिर मुझे दवा की क्या ज़रूरत है? वांग जी दो पल खामोश होने के बाद वांग जी के बिल्कुल सर के बीच में एक उंगली से मारते हुए बोलता है, तुम्हारा दिमाग शायद कहीं और चला गया है। अगर तुम दवा नहीं लोगे तो तुम्हें बहुत पेन होगा, और मैंने कहा ना मैं तुम्हें पेन में नहीं देख सकता। बस बात यहाँ ख़त्म हुई है, ज़्यादा बकवास मत करना। विंग कहता है, लंजा, पर मेरी बात तो सुनो। पर वांग जी विंग को बिना कुछ कहे वहाँ से निकल जाता है। अब वो विंग की कोई बात नहीं सुनना चाहता। ये तो हद हो गई। एक तो विंग उसको अपने आप से हाथ नहीं लगाने देता, ये तो चलो ठीक है, वांग जी इस चीज़ को मान सकता है। अब विंग खुद को पेन में रखना चाहता है बिना दवा के, ये तो वांग जी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वांग जी के आसपास विंग मंडराते हुए सबको दिखाई दे रहा था, और वांग जी किस तरीके से विंग को अवॉइड कर रहा है ये भी दिखाई दे रहा था, और सब लोग हैरान थे। सबसे ज़्यादा हैरान था लान चरण, क्योंकि उसने कभी ये नहीं देखा। हमेशा अगर वो देखता है ना तो वी वुशान होता है जो नाराज़ होता है, और लान वांगजी उसे मनाता हुआ नजर आता है। पर आज उल्टा था, लान वांगजी नाराज़ और वी वुशान उसे मना रहा है। आज तो उसे अपने नेफ्यू पर गर्व हो रहा था कि फाइनली उसने एक अल्फ़ा बनना सीख लिया, तो उसे अच्छा महसूस हो रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी जो विंग को अवॉइड कर रहा था, सचिन अब वांग जी के पास आकर कहता है, वांग जी क्या हुआ है? क्या तुम दोनों के बीच फिर से लड़ाई हुई है? मैं तुम दोनों की लड़ाइयाँ सुलझा कर परेशान हूँ। वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो दवाई लेने से मना कर रहा है उसकी हीट के लिए। ऐसा बोलकर वांग जी अपनी आंखें नीचे झुका लेता है। उसी टाइम पे विंग आया था। विंग वहाँ आकर वांग जी के हाथ को पकड़ के कहता है, तुम कितने बेशरम हो, अपने भाई से मेरी हीट के बारे में कैसे बात कर सकते हो? कोई बात नहीं, कहा आप इसकी बात मत सुनिए, आप जाओ, मैं संभाल लूँगा इसे, ये बेवकूफ़ है। ऐसा बोलकर वो वांग जी को खींचते हुए ले जाता है। वांग जी और विंग जब जिंगशी में आते हैं तो वांग जी विंग के हाथ से अपना हाथ छुड़ाकर कहता है, तुम आखिर चाहते क्या हो? हाँ, अगर तुम दवा नहीं लोगे तो मैं कितना दर्द होगा। विंग वांग जी के सवाल का जवाब देने की जगह दरवाजे को बंद करता है और फिर वांग जी के पास आके उसे ज़ोर से धक्का मारता है, ताकि वांग जी सीधे बेड पे जाके बैठ जाता है। वांग जी कहता है, विंग। वांग जी को गुस्सा आ रहा था विंग के ऊपर। विंग
कुछ बोले बगैर वांग जी के पास आके उसे फिर एक बार धक्का देता है और बेड पे गिराते हुए खुद उसके ऊपर आकर गिर जाता है और उसके होठों को वांग जी के होठों से वो मिला देता है। वांग जी चुप था और दूसरी चीज़ वो हैरान था क्योंकि ये इनका तीसरा किस था। इसकी शादी में ना किस की गिनती की जा सकती है अभी तक, तो ये तीसरा किस था उन दोनों का जो वो लोग कभी कर रहे थे। पर इस किस में थोड़ा सा अलग था क्योंकि पिछली बार उन दोनों ने बस होठों को मिलाया था 2 बार, पर इस बार विंग अपने होठों को घुमा भी रहा था। उसे समझ तो नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, पर जिस तरीके से उसने समझा है और जाना है किताबों के ज़रिए और अपने दोस्त से बेशर्मी के हिसाब से पूछते हुए, तो वो वही हरकतें कर रहा था। वांग जी कुछ देर तक उस तरह से बुत बना रहता है, फिर वो विंग को अपने ऊपर से हटाकर कहता है, विंग तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ मैं, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है? तुमने तो कहा था ना मेरे पास सारे हक हैं। और वैसे भी अब मैं कोई बच्चा नहीं रहा हूँ, मुझे भी पता है मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। और किसने कहा है कि मुझे दवाई नहीं चाहिए ताकि मैं पेन में रह सकूँ? मैं क्यों दवाई लूँ जब मेरे पास मेरा हल्फा है? मैं क्यों पेन में रहूँगा जब तुम हो यहाँ? वांग जी विंग को देखता रहता है, फिर वो कहता है, तुम्हारा मतलब वही है जो मैं समझ रहा हूँ। विंग कहता है, अब तुम अगर बेवकूफ़ हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो तब से यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर ना वांग जी को इतनी खुशी होती है कि वो विंग को गले लगा लेता है बहुत टाइटली। विंग कहता है, आह रंजन मुझे दर्द हो रहा है। वांग जी विंग को दूर करके कहता है, मुझे माफ़ करना पर मैं खुश हूँ, तुम मुझे फाइनली पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हो हर एक पहलू से, ऐसा लगा मुझे। तभी विंग अचानक से कुछ महसूस करता हुआ कहता है, लंजा मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वांग जी कहता है, क्या अजीब लग रहा है? विंग तुम अपने फेरोमोन्स क्यों रिलीज़ कर रहे हो? विंग तुम्हारी कहीं हीट? विंग कहता है, शायद, मुझे कुछ नहीं पता है लंजा क्या होता है, कैसे होता है, हीट कैसे काम करती है, मुझे कुछ नहीं पता है। मैं तुम्हारे हवाले हूँ खुद को, और मैं ये मेंटली प्रिपेयर होने के बाद कह रहा हूँ, अगर तुमने मुझे दवाई दी ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, जब तुमने कह दिया है तो मैं तुम्हें क्यों दवा दूंगा, अब तुम्हें मेरी दवा मिलेगी। ऐसा बोलकर वांग जी विंग को बेड पे पुश कर देता है और उसके बाद वो सीन होता है जो हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। आंखें बंद कर लो, अपनी आंखें बंद करो, ये सीन नहीं देखेंगे हम लोग। उनको अपनी पर्सनल ज़िंदगी जीने दो, क्योंकि ये स्टोरी एक अरेंज मैरिज थी और हिस्टोरिकल बेस्ड है एंड इसमें फाउंडेशंस मैंने रखी है कुछ। वैसे बाकी स्टोरीज़ में मैं ऐसे रोमांटिक सीन एक्सप्लेन कर देती हूँ, पर इसमें नहीं करूँगी, इसमें मेरी अपनी मर्ज़ी है, इसमें नहीं करूँगी। तो चलो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। पर हाँ, मैंने किसी को सिंगल छोड़ दिया है, 2 लोग, जांग यानली और लाओ सेचेन। तो अब इनकी स्टोरी आप लोग खुद इमेजिन करने लगा कि ये दोनों ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ है, तो ये दोनों मिल जाएंगे और इनकी लव स्टोरी बनेगी, क्योंकि यानली किसी और को तो अपने साथ नहीं रखने वाली, पर वो सेचेन के साथ में रहेगी और ये दोनों अपने साथ में एक हैप्पी लाइफ स्पेंड करेंगे। लेकिन हाँ, वंश को ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम हमारे वंशन करेंगे, जिनके गिनती के 5 बच्चे होंगे, जिनमें 2-2 साल का गैप होगा एंड उसके बाद में इनकी रेलगाड़ी बंद हो जाएगी और यानली और सचिन के 3 ही बेबीज़ होंगे। वो तीनों अल्फाज और वांग जी विंग के सारे बच्चे होंगे गास। लगा लेना अंदाज़ा। तो फिर आज के इस ब्यूटीफुल से FF की एंड करते हैं एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी स्टोरी को सुना, एंड तक देखा एंड एंजॉय किया, और आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। अब चलो आते हैं मेरे सेकंड मुद्दे पर, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जिसको मेरे बारे में सुनना है ना वो लोग रुक सकते हैं। मुझे पता है काफ़ी लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो लोग सुनेंगे मेरी बकवास सुनने के लिए। तो आखिर आज हुआ क्या, देखो आज मेरे साथ इतना ख़तरनाक सीन हुआ ना। मैं ट्रेन में चढ़ी, चढ़ी नहीं, मैं ऑटो से निकली और जो मेरी ट्रेन थी वो 1:20 पे निकलने वाली थी और मैं ऑटो में बैठी हूँ 1:13 पे, और वहाँ से ऑटो जो चली है भागकर एकदम हवाई जहाज़ की तरह, उसने भगाई और बीच में जाके रोक दी, क्योंकि उसकी सवारियाँ उसने सारी वहीं उतार दी बीच रास्ते में। मुझे वहाँ से दूसरी ऑटो मिली और वो ऑटो जो थी ना वो बैलगाड़ी की तरह चली, हवाई जहाज़ की तरह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सवारी बिठाते बिठाते मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ा उसने, और वहाँ 1:20 पे, करेक्ट 1:20 पे मैं पहुँची। मैंने देखा ट्रेन सामने खड़ी हुई है, अब मैं ब्रिज से होकर सेकंड प्लेटफॉर्म पे जाऊँ और ट्रेन निकल जाएगी। तो मैंने लगाई छलांग, सीधे पटली पर कूद करके और ट्रेन पकड़ ली। और जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ी
वैसे ही ट्रेन चलना चालू। मतलब क्या अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, एकदम हटके। ये तो हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बोला ना, इतनी गर्मी में मेरी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यूज़ के लिए भटक रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं भटकती आत्माओं में से एक हूँ। तो आज हुआ ये कि मेरा इंटरव्यू था, मैंने वहाँ दिया अपना इंटरव्यू। उसके बाद उन लोगों ने पूछा इन द एंड कि आपके सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। मैंने कुछ एक्स अमाउंट बोला। उन लोगों ने मुझे बोला कि ये अमाउंट ठीक नहीं है। मैं डर गई, क्योंकि वो अमाउंट मैंने पहले ही इतना कम बताया था, और मेरा ऐसा था कि ये अमाउंट मुझे मिलेगा भी ना तो मैं यहाँ काम नहीं करूँगी। मैं बस एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए वहाँ इंटरव्यू के लिए गई थी। पर उन लोगों ने बोला कि आपका एक फ़ाइनल डिस्कशन होगा जिसमें आपको एक्स अमाउंट नहीं बोलना है, आपको वाई अमाउंट बोलना है। और वो वाई अमाउंट मेरे एक्स अमाउंट का ज़्यादा था, उसका ज़्यादा था यार। और मैं हैरान थी कि ये लोग खुद से मुझे ज़्यादा सैलरी देने के लिए बोल रहे हैं, और मुझे यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैं वापस आई और मैं थोड़ा वेटिंग में बैठ गई कि यार थोड़ा हवा ले लो। वहाँ पे पंखा लगा हुआ था, गर्मी लग रही थी मुझे। इतनी बड़ी सिटी में आप अकेले जाओ, गर्मी में बैठो, पंखे की हवा में बैठी थी मैं। 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे, उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। मैंने कहा ये लो, हो गया बेटा करके। इन लोगों ने मुझे वाई अमाउंट बताया ना, अब ये बोलेंगे कि एक्स अमाउंट भी तुम्हारा ज़्यादा है, तुमको हम और भी कम देंगे। तो मेरा वाई अमाउंट भी नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं वहाँ गई, उन्होंने मुझे बिठाया, मुझसे बात की। फिर वो लोग बोलते हैं कि देखो तुम्हारा वाई अमाउंट है ना, वो भी हमें कम लग रहा है, तो तुम्हें हम जेड अमाउंट देंगे। तो तुम एक बार हमारा जो मैनेजर है इससे बात कर लेंगे, हम एक डिस्कशन होगा, फाइनल डिस्कशन, इसके लिए मंडे को आना। एंड तुम वहाँ पे जेड अमाउंट ही बताना अपना सैलरी एक्सपेक्टेशन पे। और जेड अमाउंट जो वाई अमाउंट था उसका भी ज़्यादा था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है, और मैं खुश होकर घर वापस। तो ये कितनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है कि जो आपका इंटरव्यूअर है वो आपको खुद बता रहा है आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशन के बाद कि ये कम अमाउंट है, ज़्यादा देना, ज़्यादा बताना। और उसके बाद दोबारा बुला के बोलता है ये भी कम है, तुम तो ये बताना, वो उससे भी ज़्यादा है। कितनी अनएक्सपेक्टेड चीज़ है, ऐसे लोग कहाँ हैं भाई। पर मैं खुश हूँ, अगर मुझे ये ऑफ़र मिलता है तो मेरी बहुत सारी परेशानियाँ सॉल्व हो जाएंगी। आई होप मुझे मिल जाए। आप लोग ब्लेसिंग्स देना मुझे, ताकि वो जो जेड अमाउंट है वही फिक्स हो, मुझे बाय अमाउंट की जगह जेड अमाउंट मिले, ताकि मैं फाइनली उस जॉब को ले सकूं। क्योंकि एक्स अमाउंट पे तो मैं ले नहीं रही थी, बाय अमाउंट पे भी मुझे डाउट है, पर जेड अमाउंट पे मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं फाइनल हूँ। मैं कर लूँगी। तो चलो, ये था मेरा अनएक्सपेक्टेड हुई को 2 चीज़ें मेरी लाइफ में आज जो हुई, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि यू आर ऑल माई फैमिली, सो यू हैव द राइट टू नो सम थिंग्स दैट आई वांना लेट यू नो। ओके, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो और इन नेक्स्ट स्टोरी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। और गर्मी से बचने के लिए बहुत सारा पानी पीजिएगा।